बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकर्रम। आज हम बात करेंगे पाइल्स और हेमोराइड, जिसे हम बवासीर कहते हैं, यानी खूनी बवासीर। ये दो किस्म की होती है, एक होती है एक्सटर्नल हेमोराइड्स और एक होती है इंटरनल हेमोराइड। एक्सटर्नल से मुराद है कि बैरूनी यानी कि पखाने की जगह पे बाहर की तरफ से मस्सों का हो जाना, उस जगह का सूज जाना और सूजन की वजह से उस पखाने के सुराख का सुकड़ जाना, जिसे स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं। और दूसरी होती है इंटरनल, यानी कि पखाने की जगह से अंदर की तरफ जो है नसें जो हैं वेरिकोस, उनके अंदर मस्से हो जाना, उनका सूज जाना और उनका दुख जाना। ये दो किस्म की बवासीर होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके बारे में हम बात करें। आज की वीडियो में आपको 3 बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा सिम्टम के हिसाब से, जिनका 1 माह तक का इस्तेमाल आपको पुरानी से पुरानी बवासीर और हेमोराइड्स की, या जिसे हम पाइल्स कहते हैं, इसकी शिकायत से निकाल देगा। इसके कॉजेज और सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है फ्लोरिक एसिड। आपने फ्लोरिक एसिड को 200 पावर में इस्तेमाल करना है। और मजीद जो 2 मेडिसिन है वो मैं आपको सिम्टम के हिसाब से आगे डिफाइन कर दूंगा। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बवासीर और हेमोराइड्स क्या हैं। देखिए, एक एक्सटर्नल हेमोराइड है जिसको हम पहले बयान कर लेते हैं। एक्सटर्नल हेमोराइड है पखाने की जगह का बाहर की तरफ से सूज जाना और सूजन की वजह से उस जगह के सुराख का बंद हो जाना या कमज़ोर हो जाना या बिल्कुल सुकड़ जाना, जैसे हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इससे पैदा होने वाली जो वहाँ पे मस्से होते हैं, इनको हम एक्सटर्नल हेमोराइड्स कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो कॉज है, जो सबसे पहली सिम्टम है, वो ये है कि इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब ये कि बेचैनी होती है उस जगह के ऊपर, महसूस किया जाता है कि कुछ चूंटियों के चलने जैसा एहसास है। दूसरा है इचिंग, यानी कि खारिश होना, बहुत ज़्यादा खारिश होती है। और खारिश ही की वजह से उस जगह को जब हम रगड़ लेते हैं तो वहाँ पे जो मस्से होते हैं फटते हैं और उससे फिर खून आना शुरू हो जाता है। इसकी दूसरी सिम्टम है पेन एंड डिस्कम्फर्ट, यानी कि दर्द होना और बेचैनी रहना। शदीद दर्द होता है क्योंकि वो सेंसिटिव मस्से होते हैं, वो जब फट जाते हैं उनसे ब्लड आता है तो जाहिर सी बात है एक ज़ख्म पैदा हो गया है। और एक ज़ख्म के पैदा होने से दर्द होना एक नेचुरल और मेडिकल टर्म है जो कि हमें महसूस होता है। फिर है स्वेलिंग अराउंड द एनस। एनस कहते हैं पखाने की जगह के इर्द गिर्द में स्वेलिंग यानी कि सूजन आ जाती है। जाहिर सी बात है जब रगें वहाँ पर मुतासर हैं और उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुकी हुई है तो सूजन की वजह से वो मज़ीद दर्द करना शुरू हो जाती हैं। और सबसे आखिरी सिम्टम है एक्सटर्नल हेमोराइड यानी कि खूनी बवासीर की, वो है ब्लीडिंग, क्या खून आना शुरू हो जाता है उन जगहों से और हमें शदीद दर्द के साथ खून की शिकायत भी महसूस होती है। ये खून पखाने के दौरान, पखाने के बाद भी आता है। बाज़ दफ़ा दौरान आ जाता है और बाज़ दफ़ा बाद में आ जाता है। अच्छा, दूसरी जो सिम्टम है, वो जो टाइप है हेमोराइड की, वो इंटरनल हेमोराइड। इंटरनल हेमोराइड में क्या होता है कि आप उस जगह पर अंदर की तरफ फील करते हैं दर्द को, अंदर की तरफ फील करते हैं खिंचाव को, अंदर की तरफ फील करते हैं कि जैसे वो जगह बिल्कुल भी पैरालाइटिक हो गई है, जोर नहीं लगाया जा रहा। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो इंटरनल हेमोराइड है, इसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है, यानी कि एक खून तो आता है लेकिन इसमें दर्द की शिकायत नहीं होती अगर वो इंटरनल है। आपकी एनएस यानी पखाने की जगह से अंदर की तरफ है तो इंटरनल हेमोराइड में अमूमन ज़्यादातर ये होता है कि पेनलेस यानी कि बगैर दर्द किए खून की मिकदार जो है आ रही होती है। दूसरा ये होता है कि इस जगह पर जो एनएस है यानी कि पखाने की जगह, वो अंदर की तरफ से सुखड़ जाती है, जिसकी वजह से पखाने को बहुत ज़ोर लगाकर बाहर निकाला जाता है। इससे क्या होता है कि प्रोलैप्सिस यानी प्रोलैप्स कंडीशन हो जाती है। जब आप किसी बंद जगह को अंदर की तरफ से ज़ोर लगाते हैं तो होता क्या है, वो पखाने के साथ उस जगह का जो अंदर का गोश्त है वो थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाता है, जिसे हम उर्दू की टर्म में कांच आना भी कहते हैं। ये बड़ी ही खतरनाक कंडीशन है जो इंटरनल हेमोराइड के अंदर सामने आती है कि प्रोलैप्स्ड कंडीशन हो जाती है, यानी कि कांच का बाहर आना, अंदर के गोश्त का बाहर आ जाना, क्योंकि जगह बिल्कुल सुखड़ चुकी होती है रगें फूलने की वजह से। जब पखाने को जोर लगा के बाहर निकाला जाता है तो फिर वो अंदर का जो गोश्त है वो बाहर आ जाता है, जिसे हम प्रोलैप्सिस कहते हैं और उर्दू में हम कांचाना कहते हैं। और ये कंडीशन है इंटरनल हेमोराइड्स की। तो ये बड़ी ही खतरनाक किस्म की बीमारी है जिससे साथ बहुत सारी चीज़ें जमा होती हैं। एक तीसरी टाइप है जिसको हम थर्ड टाइप कहते हैं, वो कहलाती है थ्रोम्बोस्ड हेमोराइड। थ्रोम्बोस्ड हेमोराइड क्या होता है कि जब खून अंदर की तरफ क्लॉट्स यानी कि लोथड़ों की शक्ल में जमा हो जाता है। ये बिल्कुल ही आखिरी और बड़ी ही खतरनाक कंडीशन है जिसमें खून कतरों की शक्ल में नहीं बल्कि लोथड़ों की शक्ल में बाहर आता है। इसके अंदर जो पहली सिम्टम है सिवियर पेन, दर्द इस कदर शदीद होता है कि पेशेंट की चीखें निकल जाती हैं, पेशेंट इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है कि पखाने की जगह के साथ साथ काफ़ी दूर तक वो सूजन महसूस की जाती है और ऐसा पेशेंट ना बैठ सकता है, ना वॉक कर सकता है,
ना उसको खड़े हुए पोजीशन में आराम आता है। ये बिल्कुल इंतहाई ख़तरनाक हेमोराइड्स की टाइप होती है। इन्फ्लेमेशन, सूजन होती है और बहुत ही सख्त पखाना, यानी तकरीबन हार्ड स्टूल जो है वो बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाता है। ये वो कंडीशन है जिसके अंदर जो है ये थर्ड टाइप जो है, जिसे हम अपने थ्रोम्बस इन्फ्लेमेशन या थ्रोम्बस हेमोराइड कहते हैं। तो पहली एक्सटर्नल है, दूसरी इंटरनल और तीसरी थ्रोम्बस है, जो तीनों टाइप मैंने आपको बताई। यहाँ मैं आपको होम्योपैथी की दूसरी मेडिसिन रिकमेंड कर रहा हूँ। पहली मैंने आपको बताई थी फ्लोरिक एसिड, और यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को 200 पावर में इस्तेमाल करना है। तो ये दो मेडिसिन हो गई हैं अब तक की सिम्टम्स की। आखिर में मैं आपको इसका तरीक़ाकार भी बताऊंगा। अब हम कुछ कॉजेज़ देख लेते हैं कि आखिर ये जो बवासीर है, खूनी बवासीर, इंटरनल, एक्सटर्नल या थ्रोम्बस, ये हमें क्यों होता है? इस बवासीर की वजूहात क्या हैं? आखिर कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जो इसमें शामिल होते हैं, जो कि हमें मजबूर करते हैं इस तरह की बीमारी की तरफ जाने में? एक, इसको जो हम कॉज बता दें कि पता कैसे चलता है, बहुत देर तक पखाने के लिए वॉशरूम में बैठे रहना और ना आना, ये उसकी पहली कंडीशन है। दूसरा, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। ये तो हर आदमी को पता है कि बहुत ज़्यादा डायरिया यानी साल या 10 का होना बार बार, या सख्त तरीन कब्ज होना। कब्ज इसका सबसे बेसिक एलिमेंट है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर हेमोराइड्स में, हर बवासीर में कब्ज भी शामिल हो। बाज़ दफ़ा बड़ा सॉफ्ट स्टूल आ रहा होता है लेकिन फिर भी हमें बवासीर की शिकायत हो जाती है। तो ये वो कंडीशन है जो हमें, जिनसे कॉजेज़ का पता चलता है कि ये दो किस्म की जो है हमारे सामने कॉजेज़ आ गए। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स को, कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। इसको आप अच्छी तरीके से, कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ हेमोराइड्स के बढ़ने की जो असबाब हैं, जो परसेंटेजेस है वो ज़्यादा हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि रेक्टम और एनस, यानी वो जो पखाना करने की जगह है, वो वहाँ की जो मसल्स मूवमेंट है वो वीक हो जाते हैं। जो लोग एक्सरसाइज मेंटेन करते रहते हैं उनकी पूरी बॉडी के मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिसकी वजह से उनको स्टूल की हार्डनेस फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज से दूर रहते हैं, फिजिकल वर्क से दूर रहते हैं, हार्ड वर्क से दूर रहते हैं, उनकी एज के साथ साथ, बल्कि आज तो यंग एज में भी, उनके बॉडी के जो मसल्स और टिश्यूज़ हैं वो वीक हो जाते हैं, उनमें इलास्टिसिटी, लचक ख़त्म हो जाती है और उनकी पावर ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह जो है स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। तो अकड़ाहट की वजह से फिर कॉन्स्टिपेशन पैदा हो जाता है। इसमें एक वजह प्रेग्नेंट होना भी है, नेचुरल प्रोसेस है, और एक वजह यह है कि वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो निचले हिस्से पर, आंतों पे चर्बी की वजह से बहुत वज़न आता है। जब पेट पे चर्बी आती है तो आंतें चर्बी के अंदर दब जाती है, तो उनको मूवमेंट, यानी कि खाने को आगे पीछे करने के लिए जितनी जगह की ज़रूरत होती है वो नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन पैदा हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि अगर बवासीर हो गई है और अगर उसके बाद हमने उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराया या नहीं मिलता, तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस है या क्या नुकसानात है जो हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो एनीमिया। ये मैं कई वीडियोस में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे जाके बेशुमार वीडियोस हैं जो मैंने एनीमिया के हवाले से बताई हैं, कि किन किन बीमारियों में हमें एनीमिया यानी खून की कमी लग जाती है। जब जाहिर सी बात है बवासीर में खून जिस्म से डायरेक्ट निकल रहा है उन मस्सों से फट फट के, तो अगर ये बीमारी महीना, 2 महीना, 3 महीने तक जारी रहती है और प्रॉपर इलाज से सही नहीं होती, तो जिसमें में एनीमिक कंडीशन पैदा होगी, खून कम हो जाएगा। और खून कम होने की वजह से क्या है, मतलब आएगा कि रेड ब्लड सेल्स बॉडी में कम होंगे, और रेड ब्लड सेल्स सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ चलते हैं। तो बॉडी में मतलब है कि आपकी ऑक्सीजन कम होगी, और ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी पूरी बॉडी को फ्रेश रखती है, मसल्स को एक्टिव रखती है और सेल्स को और टिश्यूज़ को अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए प्रॉपर एनर्जी देती है। तो रेड ब्लड सेल निकल गए, उससे ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन निकलने से आपको सबसे ज़्यादा खून की कमी और जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करनी पड़ेगी। ये पहली वजह। दूसरी है स्ट्रैंगुलेटेड हेमोराइड। स्ट्रैंगुलेटेड हेमोराइड का मतलब है खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं, जब ब्लड क्लॉटिंग भी हम इसको कहते हैं। जब जिस्म में से रेड ब्लड सेल ज़्यादा निकलेगा, ब्लड कमज़ोर हो जाएगा, आपका फैट ज़्यादा है या कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसका है कि आपके ब्लड में क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ी सीवियर कंडीशन है कि जब जिस्म में ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाए। तो ये वो कंडीशन है जो हेमोराइड से जनरेट होती है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं। प्रिवेंशन, यानी कि हम इससे एहतियात क्या कर सकते हैं, ये मतलब मेडिसिन तो खैर लाजमी है, लेकिन फिर भी हमारे पास एहतियात होनी चाहिए। ईट हाई डाइबर फाइबर फूड्स, यानी कि हमने सबसे ज़्यादा हाई फाइबर फूड्स खाना है। हाई फाइबर फूड्स पे मैं एक वीडियो मेरी अवेलेबल इंशाल्लाह चंद दिनों में होगी। मैं पूरी डिटेल से डिस्कस करूँगा कौन सी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट हैं और कितनी मार्जिन से हमें उसे खाना चाहिए, और उसके अंदर हमें फाइबर सेल्स जो मिलेंगे और फाइबर फूड मिलेगा, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। फाइबर फूड जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, मसल्स को एक्टिव रखता है, आपकी वेंस को एक्टिव रखता है, ब्लड पंपिंग अच्छी रखता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की कंडीशन पैदा नहीं होती। दूसरा है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, यानी आपने लिक्विड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। इसमें सबसे बेस्ट सोर्स होती है वाटर, या ऐसे फ्रूट जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है, जैसा वाटरमेलन है, क्यूकम्बर है।
वाटरमेलन में 96 और क्यूकम्बर में 94% पानी होता है। इसका इस्तेमाल हमने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फिर एक हमारे पास ये है कि आपने डोंट स्ट्रेन, अपने आप पे दबाव नहीं डालना। बड़ी हैरत की बात है कि कॉन्स्टिपेशन का ताल्लुक स्ट्रेन, प्रेशर, स्ट्रेस से भी है। जब आप पे बहुत ज़्यादा दबाव या तनाव होता है तो आप कॉन्स्टिपेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये वो वजूहत हैं। फिर एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, अवॉइड लॉन्ग सिटिंग्स, बहुत देर तक बैठे रहने से अवॉइड करना है। कुछ जॉब्स ऐसी होती है कि आपको ऑफिस में लाजमन बहुत देर तक बैठे रहना होता है, तब ये मजबूरी है, लेकिन इसके बाद आपने एक्सरसाइज की रूटीन को मेंटेन करना है। मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं कि शादी करना क्यों ज़रूरी है, उसमें तक मैंने ये बताया कि एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या हैं और एक्सरसाइज से कितना कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है। और मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो भी अपलोड की हुई है, वो भी आप ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स भी दे रहा हूँ कि उसमें भी एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ कि एक चीज़ अगर आप मेंटेन कर लें, एक्सरसाइज, अपनी ज़िंदगी में, तो हर किस्म की बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। और जो मेडिसिन लेने की परसेंटेजेज है वो 5 to 10% हो जाएगी इन अ मंथ। पूरे महीने में आप सिर्फ 2 या 3 दफ़ा मेडिसिन लेंगे। तो ये वो वजूहत हैं जो कि हेमोराइड्स के अंदर शामिल है। सबसे आखिरी मेडिसिन अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो हमने तीसरी मेडिसिन इसके साथ इस्तेमाल करनी है। पहली मैंने आपसे डिस्कस की है फ्लोरिक एसिड, दूसरी मैंने आपसे डिस्कस की है नाइट्रिक एसिड, और तीसरी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ थूजा। अब फ्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, थूजा को आपने 200 पावर के अंदर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है 20 दिन तक मुसलसल। और मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, यहाँ पे भी दे रहा हूँ कि आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अब ट्रीटमेंट के बारे में मुकम्मल आगाही ले सकते हैं। आपने नाइट्रिक एसिड, फ्लोरिक एसिड और थूजा को 200 पावर में सुबह दोपहर शाम 20 दिन तक इस्तेमाल करना है और एहतियात और परहेज़ करनी है, एक्सरसाइज हल्की फुल्की मेंटेन करनी है और आपने इंशाल्लाह 20 दिन के बाद एक फ़र्क महसूस करेंगे। इसके बाद हल्का सा फ़र्क महसूस करने के बाद अगर मेडिसिन अपना काम करना रोक देती हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके मज़ीद फर्दर रिकमेंडेशन हासिल कर सकते हैं और अपनी डिज़ीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कशन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट तरीके से हेमोराइड के टाइप्स, उसकी कंडीशंस, उनके कॉजेज़, उनकी सिम्पटम्स और उनकी प्रिवेंशंस और रिस्क फैक्टर तक डिस्कस किया है। इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर के साथ, दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी बेनिफिशियल हो और 3 मेडिसिन के इस्तेमाल से, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से आप इस बीमारी से निकल सकें। Thank you very much for watching this video. Hope inshallah we will meet with the next video. Till then, Allah Hafiz, Allah Nigehban.